मुनीर फारूक साहब, आप क्या समझते हैं, फैसला तो आ गया, अब अगर एक जमात 4-3 की हैसियत से इस फैसले को अपने हक में मानती है और दूसरी जमात जो है वो 3-2 की हैसियत से अपने हक में मानती है, तो इससे तो मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, मसाइल तो मज़ीद इससे गंभीर हो जाएंगे। देखिए, ये मसाइल तो खैर गंभीर अब छोटा लफ्ज रह गया है। बदकिस्मत बात यह है, मैं जब ये लफ्ज बदकिस्मत इस्तेमाल करता हूँ तो ये इसलिए है कि जब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें अपने, कब ठीक है आप सियासी निज़ाम में खामियां हैं, लेकिन अगर आपके अदालती निज़ाम के अंदर भी और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से भी आपको इसी तरह के पैगाम मिले, इसी तरह की अप्रोच मिले जिसमें बहुत से मामलात या तनाज़ात की भरमार हो, तो फिर आप कहाँ जाइएगा, आप किससे सवाल करेंगे? तो अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से आपको इस तरह का इंप्रेशन मिले कि भाई अगर फैसला होना है तो इवन जज साहिबान खुद इस बात से खायफ वो अगर एक खास तरह का बेंच बन जाएगा तो शायद जो मंशा है कुछ मौजूद जज साहिबान की वो उसके मुताबिक फैसला ना आए, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हम एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, हमें बड़ा कॉन्डक्ट हमारा बड़ा एग्जेम्पलरी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि जो सबसे आला मनसब पर बैठे हुए हैं, यानी काजी का मनसब है ना, अगर मजहबी इतबार से देखा जाए, तो वहाँ आप बैठ जाते हैं या आप बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, तो आपका जो कॉन्डक्ट है वो तो सबसे ऊपर होना चाहिए, एग्जेम्पलरी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि हमारे पिछले 10-12-15 सालों के अंदर, पिछले 15 सालों के अंदर जो प्रोडक्ट हमारे सामने आई है अदालती फैसलों के नतीजे में, वो तो बड़ी गुमराह कुन है, बड़ी तशवीशनाक है और निहायत ही भद्दी है। और उस कई फैसलों के अंदर तो निहायत ही बोधी दलील पेश की गई है, फ्रैक्चर्ड फैसले हैं, फ्रैक्चर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है। आप इसको लेकर कहाँ फिरेंगे? आप जब देखते हैं दुनिया में कि कहाँ से कहाँ अदालती फैसले किस तरह से किए जाते हैं और जज का कॉन्डक्ट क्या होता है, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज साहब हैं उनका कॉन्डक्ट क्या होता है, यहाँ जो हमारे सामने प्रोडक्ट आती है तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम बजाय आगे जाने के हम रिवर्स गियर लगाए हुए हैं। यानी हम आज भी तमीजुद्दीन केस हो जाए, कुछ हो जाए, हम पुराने जितने केसेस हो जाए जहां पर हम कहते हैं कि नजरिया मुल्क के साथ बड़ी तशवीशनाक हालात में मुल्क को धकेल दिया गया, तो आज क्या हो रहा है? आज यही फैसला अगर फुल कोर्ट की जानिब से आता या तमाम सीनियर जज साहबान इसके अंदर मौजूद होते तो बिल्कुल बहुत अच्छा। हर कोई कहता है कि ठीक है, ये एक कलेक्टिव विजडम है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की, सबसे बड़े जजेस की। लेकिन बहुत में अगर आप चेरी पिकिंग होगी कि नहीं फलाने जज को रखना है, फलाने को नहीं रखना है, फलाने को बेंच में आना चाहिए, फलाने को नहीं आना चाहिए, जो केसेस इनिशिएट होंगे वो तनाजात अगर आप वो भरपूर होंगे, तनाजात से भरपूर होंगे, तो फिर उन अदालती फैसलों की बसद एहतराम उनकी इज्जत कौन करेगा? ठीक है, मानना मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस दलील से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये जी जिन जज साहबान ने इख्तलाफी नोट दिया है ये तो जी 4-3 का फैसला है, 4-3 के तनासुब से खारिज हुई है। नहीं, जो हमारे पास एक स्पीकिंग ऑर्डर है वो 3-2 का ही है, यानी 3 जज साहिबान ने ये एक्सेप्ट की है और हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप तारीख दें, जबकि 2 सेंटिंग नोट दिया है। उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे दिया है और वो बुनियाद अपनी जगह टेक्निकल है कि आप, मैं आज भी कहूंगा कि अगर आप इस तरह से जंप करेंगे गन को और एक अपैलेट फौरन ही उड़ा देंगे, जैसे पनामा में हुआ, आपने सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना दिया, आपने किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने पहले मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया और अब कहा चले जाके अब आप अदालतों में चले जाए और वहां पर भी हम एक मौजूद जज साहब को बिठाएंगे और बड़ा आला फैसला होगा और कानून और आइन के मुताबिक होगा। आपने वो बदकिस्मत तारीख भी इस मुल्क में रकम कर दी। आपने जानते बूझते हुए कि मामलात जेर इल्तवा है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन आपने यहाँ आज खुद नोटिस ले लिया और वो जिस तरह से लिया उस पर भी सवाल हो रहे हैं, तो फिर क्या निकलेगा जी? क्या सवाल आएंगे और कैसे मामलात आगे बढ़े? शाहज़ेब, दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदाल ने भी कहा था कि अदालत के सिवा किसी आइनी इदारे को इंतखाबात की मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं है और अदलिया को भी मुद्दत बढ़ाने की ठोस वजूहात देना होंगी। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी मामला जब जाता है, मुशावरत होती है सदर से और इलेक्शन कमिश्नर ही चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के और कोई ठोस वजूहात दे देते हैं, तो ये मामला आगे बढ़ सकता है? देखिए जी, बड़ी अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जारी हुआ है उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन की लिमिट है कि जो फैसला जारी हुआ है कि जो 90 दिन की लिमिट है जिसके अंदर इंतखाबात कराने हैं, मगर अगर मौजूदा हालात में ये मुमकिन ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन
बहुत ही कम बेरेस्ट मिनिमम यानी कि कम से कम जो है वो 90 दिन की लिमिट से डेविएट कर सकता है। तो कम से कम का पैमाना क्या है कि अगर 90 दिन के इलेक्शन नहीं होते हैं 90 दिन के अंदर, तो वो कम से कम दिन क्या होंगे, क्योंकि अदालत ने वो दिन तो नहीं इसमें स्पेसिफाई किए हैं। वो 5 दिन होंगे, वो हफ्ता होगा, वो 2 हफ्ते होंगे, इसकी तो कोई भी इंटरप्रिटेशन कोई भी फरीक अपनी मर्जी से कर सकता है, क्योंकि अदालत ने तो खुद ने पहले ये कहा है अपने फैसले में कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात लाजमी है, मगर फिर ये बात भी कर दी है कि अगर इससे तजावुज हो तो वो कम से कम होना चाहिए मौजूदा हालात में, क्योंकि तारीख नहीं दी गई और मुख्तलिफ डिले हुए, तो इससे क्या एक और मौका मिलेगा अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन का, और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्योंकि साफ ये था कि अदालत ने हर हाल में कहा है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, मगर अब अगर अदालत खुद ये कह रही है कि 90 दिन की डेडलाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है अगर वो ना पूरी हो तो इलेक्शन कमीशन जो है वो यकीनी बनाए कि कम से कम इससे तजावुज हो, बेरेस्ट मिनिमम हो, तो फिर वो कम से कम की जो डेफिनेशन है वो एक नई कंट्रोवर्सी पैदा कर देगी। जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं कि अदालत का काम है कि सूरत हाल को सिंप्लीफाई करना। अगर आइन में और कानून में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके हवाले से इबहम है तो इस इबहम को दूर करना, मगर अदालत अपने फैसलों से यहाँ बढ़ा देती है, मामला सुलझाने की बजाय मामला को मजीद उलझा देती है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि अदालत जमहूरी जमातों से कह रही होती है कि जी आप मिलकर फैसले कर लें, खुद अदालत के अंदर इत्तेहाद नहीं है। और ज़ाहिर इत्तेहाद ये नहीं होना चाहिए कि सारे जजेस एक ही तरह सोचने लग जाएं जो कि माजी में होता था। इख्तिलाफ राय एक बहुत हेल्दी चीज़ है, मगर इख्तिलाफ राय एक ऐसे इख्तिलाफ की सूरत में नजर आए कि जिसमें जो सुप्रीम चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार है वो इख्तियार पर ही सवाल उठना शुरू हो जाए कि जी आपका जब दिल चाहता है आप तो मोटो ले लेते हैं, आपका जब दिल चाहता है आप बेंच बना देते हैं। कल अचानक जस्टिस फाइजीसा साहब जब आए बेंच में तो उन्हें पता चला कि उनका तो बेंच ही टूट गया है और जैसे याया अफरीदी को उनके बेंच पर डाल दिया गया है। जैसे याया अफरीदी अलग अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इस हवाले से इजहार करते नजर आए, तो बाकी सबको तो मौज़ अदलिया ये बताए कि आप जमहूरी प्रैक्टिसेस करें, खुद अपने अंदर जमहूरियत की प्रैक्टिस ना करें। सियासी जमातें जिनका तो बुनियादी काम है एक दूसरे से इख्तिलाफ करना, एक दूसरे के खिलाफ होना, एक दूसरे के खिलाफ तकारीर करना, उनसे तो चीफ जस्टिस साहब की और आला अदलिया की ये तवक्को हो कि जी आप इत्तेहाद का मुजाहिरा कीजिए और अपने अंदर, जबकि क्योंकि जजेस का तो काम नहीं है एक दूसरे के खिलाफ होना या एक दूसरे के खिलाफ कोई कैंपेन करना, मगर आपका आपस में इख्तिलाफ राय इख्तिलाफ की हद तक हो और आपस में बहुत शदीद इख्तिलाफात हो। चीफ जस्टिस साहब का कंडक्ट उस इख्तिलाफ में मादरत के साथ कमी का बाइस नहीं है, उसमें इजाफे का बाइस है। जो कुछ जस्टिस काजी फाइज़ी साहब के खिलाफ रेफरेंस में हुआ और रेफरेंस खत्म होने के बाद भी जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जिस तरीके से उनको बेंच में नहीं शामिल किया जाता, अहम कानूनी मामला और आईनी मामला के बेंच में नहीं शामिल किया जाता, तो कल जो उनके साथ हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने जो अदालत का माहौल है उसको बेहतर करने में तो नहीं किरदार अदा किया है, उनके कंडक्ट से तो उल्टा किरदार खराब हुआ है। मैं जरूर ये जानना चाहूंगा मुनीब का भी ओपिनियन या कोई, क्योंकि मुनीब कानून समझते हैं कि जब अदालत खुद ये कह रही है कि अगर इस जो 90 दिन की लिमिट है उससे तजावुज हो तो वो कम से कम हो, इसकी क्या अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि अदालत ने तो दिन ही नहीं स्पेसिफाई किए हैं, कहीं कोई एक और पिंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो वैसे ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात से या फौरी इंतखाबात से बचना चाह रही है। जाहिर नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, इलेक्शन जीतना हुकूमत को मुश्किल नजर आता है, तो हुकूमत तो वैसे ही आइन की पासदारी के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रही थी, जो कि 90 दिन में हर हाल में होने चाहिए। मगर जब अदालत खुद ये कहती है कि अगर डेविएशन भी हो तो वो डेविएशन कम से कम डेविएशन होनी चाहिए डेडलाइन से, 90 दिन की डेडलाइन से, ये जो कम से कम है, जो बेरेस्ट मिनिमम है, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? बहुत अहम नुकता शाहजेब ने उठाया है। शाहजेब खानज़ादा साहब, हामिद मीर साहब, शहजाद इकबाल साहब और मुनीर फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस फैसले में जो इख्तिलाफी नोट आया है उसकी भी बड़ी अहमियत है। इस इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समात नहीं है। अदालत को अपना 184/3 का इख्तियार जो है वो ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा गया कि इंतखाबात पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो पहले ही आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मामले पर अस खुद नोटिस नहीं ले सकती। मुझे बड़ा अहम है ये इख्तिलाफी नोट भी, ये यकीनी तौर पर बहुत अहम है। और जिस तरह 63A के फैसले में इख्तिलाफी नोट आया था जिसने पाकिस्तान में अदालती जो फैसले हैं उनकी बुनियादों को हिला दिया था कि इस तरह की तशरीह गुमराह कुन है, जो कि इज्जत माब जज साहिबान की जानिब से की गई। बहरहाल उसको भी जिस तरह से किया गया वो भी एक बदकिस्मत तारीख है। यहाँ जो किया गया है उसमें देखिए 2 जज साहिबान उन्होंने खुद को रिक्यूज किया,
पहले जो एक हुक्मनामा आया था उसमें जज साहिबान का एक नोट आ गया था कि आप इसे मत सुनिए 184(3) के तहत भी, या इवन 2 मोटो के हवाले से भी, क्योंकि मामला जेर समाअत है। अब जो जज साहिबान जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जनाब जस्टिस मंदू खेल साहब, जो उनका इख्तलाफी नोट है, अगर आप इन तमाम नोट्स को इकट्ठा कर लीजिए और इनको इन कलेक्टिवली पढ़िए तो फिर तो यूँ लगता है कि वाकई ये तमाम जज साहिबान इस हक में नहीं थे कि इस तरह से इस मामले को इसका फैसला किया जाए। लेकिन क्योंकि मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने ये मंजूर नहीं की और ये बात उन्होंने इसको एंटरटेन नहीं किया और फिर 5 रुकनी बेंच ही चलता रहा, शायद उनको इस बात का यकीन था कि 3 जज साहिबान उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं और फैसला इस तरीके से ही आएगा। तो फिर इस बात पे तो मोहर साबित होती है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले शायद कम से कम अदालती जो मामलात हैं उसमें जज साहिबान को जो ज़हन है, जो हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फिर ये हम ख्याल मौजूद जज साहिबान हैं जिनके हवाले से ऑलरेडी एक परसेप्शन है, अब रियलिटी बन रहा है कि जज साहिबान जो आते हैं, जो बैठते हैं, तशरीफ रखते हैं, अदालतों में केसेस की समाअत करते हैं, उनके हवाले से एक माइंड सेट मौजूद होता है कि ये जज साहिबान मौजूद है तो इस तरह का फैसला आएगा। ये इख्तलाफी नोट तारीख में तो लिखा जाएगा, लेकिन हम इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आज ये नहीं कह सकते कि ये 4-3 से ये रिजेक्ट हो गई है। नहीं, जो स्पीकिंग ऑर्डर है, जो बेंच सुन रहा था एट द एंड ऑफ द डे, वो 5 रुकनी बेंच था। 3 रुकनी बेंच, 3 मेंबर जज साहिबान ने इसके हक में फैसला दिया है, 2 ने इख्तलाफी नोट दिया है। वो इख्तलाफी नोट तारीखी तौर पर जरूर लिखा जाएगा और जो 2 जज साहिबान जो कि शायद खुद अलहदा नहीं हुए, उन्हें अलहदा किया गया है, उन्होंने जवाबदीद पर छोड़ा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की, जाहिर बात है वहां से फिर मामला पता चलेगा कि आगे कैसे जाएगा। लेकिन ये कम से कम पाकिस्तान की अदालती तारीख के लिए कोई अच्छा बाब नहीं है कि अगर मुकदमात की समाअत इस नौइयत पर या इस तरीके से हो। ठीक है मुनीब, हमारे साथ इस वक्त जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मरियम नवाज भी मौजूद हैं जो कि अदालती कार्रवाई को कवर करती रही। मरियम, इख्तिलाफी नोट के हवाले से क्या तफसील सामने आई? सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले जो आज फैसला सुनाया था उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट शामिल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने एक इख्तिलाफी नोट जो है वो उसमें अपनी अपनी राय का इजहार किया है, जिसमें ये कहा गया है कि मुकदमे की खुद कार्रवाई हकीकत और हालात की नज़र में गैर मुनसिफाना है। इख्तिलाफी नोट में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी 184(3) का गैर मुनसिफाना इस्तेमाल किया और जल्दबाजी में ये खुद नोटिस दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि खुद नोटिस मंजूर लाई और बेनज़ीर भुट्टो केसेस में तय किए गए उसूलों के खिलाफ है। ये मामला आर्टिकल 184(3) के इख्तियार के इस्तेमाल का फिट केस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस का ये खुद नोटिस काबिल समाअत नहीं है। इन दोनों जजेस ने जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया हफीदी के लिखे गए नोट से भी इत्तफाक किया है और उनका यही कहना है कि यही आईनी मामलात पहले ही सूबाई हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत और ज़ेर इल्तवा है। आर्टिकल 184 के इख्तियार को इस्तेमाल करने का कोई जवाब मौजूद नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच पहले ही पिटीशन के हक में फैसला दे चुका है और सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अभी इंट्रा कोर्ट अपीलें भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में भी जो है ये केसेस ज़ेर इल्तवा है। सूबाई हाई कोर्ट की आईनी हदूद में खुद मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट के आईनी हदूद में मुदाखलत आइन के बुनियादी ढांचे और सूबाई आईनी अदालतों की आज़ादी के खिलाफ है। आईनी सूबाई अदालतों को कमजोर करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को उनको मजबूत करना चाहिए। हाई कोर्ट में जारी इन मामलात की कार्रवाई में कोई ताखीर नहीं है। तो इन दोनों जजेस ने हाई कोर्ट को इन्हीं आईनी मामलात पे यानी इंतखाबात के मुतालिक जो दरख्वास्तें आई हैं उनको 3 दिन में निपटाने का भी हुक्म दिया है इस इख्तिलाफी नोट के अंदर। और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई में रुकावट का सबब बनी है। ऐसे तमाम मामलात को हल करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि इस खुद नोटिस की कार्रवाई को मुस्तरद करते हैं और ये जो दरख्वास्तें स्पीकर और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दायर की गई थी उनको भी मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज, हमें इस इख्तिलाफी नोट के हवाले से अपडेट कर रही थी। शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, इस इख्तिलाफी नोट से बड़ी वाज़ेह अदलिया और जजेस में तकसीम। इस नोट में कहा गया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के नोटिस से हम इत्तफाक करते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक टेक्निकल मामला है जिसपे वो 2 जजेस पहले ही अपना एक नोट दे चुके थे। आज 2 जजेस ने और उस पर डिसेंट किया है कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है ये इंडिपेंडेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये मामला सुन सकता है जब ये केस किसी मातहत अदालत में ना हो। लेकिन क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असेंबली के हवाले से और पेशावर हाई कोर्ट में केपी असेंबली के हवाले से ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए जजेस ने इस पर इख्तलाफ किया है। इन 2 जजेस ने ये भी कहा है जिन्होंने आज इख्तलाफ किया है कि हम इत्तेफाक करते हैं
उन 2 जजेस से जो अपना पहले ही नोट दे चुके हैं। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से ये बहस तो अब इस ऑर्डर के बाद खत्म हो जानी चाहिए कि ये कोई 7 रुकनी बेंच था और 4-3 का फैसला है, क्योंकि ये तो वाज़ेह तौर पे जो फैसला है वो 5 मेंबर बेंच का है। मैंने पहले भी यही कहा था और फैसला 3-2 से आया है। तो अब जो आगे बात होनी है वो डिसेंट नोट के हवाले से नहीं होनी, उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन उस डिसेंट नोट में भी जो है टेक्निकल नौयत का सवाल उठाया गया है कि ये केस बनता नहीं था। किसी में ये सब्सटेंस नहीं या ये मेरिट नहीं है कि ये 90 दिन के अंदर नहीं होनी चाहिए, और ना ये भी इस तरह की बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ये डेट नहीं देनी, ना प्रेसिडेंट ने ये डेट देनी है। तो इस बात से तो इख्तलाफ नहीं है उसमें। मेरे ख्याल से अब एक फैसला आ चुका है, अभी ये देखना पड़ेगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला कैसे होता है। एक नुकता जो अभी उठाया गया वो ये है कि इसमें एक लिखा गया है कि जो डेडलाइन है उससे आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, मिनिमम पीरियड आगे जा सकते हैं। मुझे उसकी मंतक ये लगती है कि इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, जब आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस करते हैं, कागजात नामजदगी जमा होती है, उसकी जांच पड़ताल होती है, फिर टाइम दिया जाता है किसी ने अपने अगर पेपर्स को वापस लेना हो, ये सारा प्रोसेस, और फिर कैंपेन का जो वक्त दिया जाता है वो तकरीबन 52 दिन का प्रोसेस है। और अगर आज भी डेट अनाउंस की जाए इलेक्शन की तो 52 दिन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। ऑलरेडी जो है गवर्नर केपी और ठीक है शहजाद।